आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर बायसिंग। जैसा कि हम पहले जानते हैं कि एक ट्रांजिस्टर से सही कार्य के लिए एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज पर रखना पड़ता है और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स वाइज पर। तो ट्रांजिस्टर की जो बायसिंग है ये क्या है? देखिए, करेक्ट बायस से करेक्ट अगर बायसिंग होगी तो ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। अर्थात करेक्ट बायसिंग, ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर कंट्रोल सही रहे जैसे। तो इसमें क्या होता है कि ट्रांजिस्टर की जो बायसिंग है इसके लिए क्यू पॉइंट को स्थिर रखना जरूरी है। डीसी लोड लाइन पर एक क्यू पॉइंट होता है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर डीसी लोड लाइन के ऊपर क्यू पॉइंट को स्थिर रखना जरूरी है। तो क्यू पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ट्रांजिस्टर एक एफिशिएंटली काम करता है, एफिशिएंटली वर्क करता है, यानी सबसे अच्छा एम्प्लीफिकेशन हमें यहाँ देता है। अगर बायसिंग सही नहीं है अगर एक बायस सही नहीं है, बायसिंग सही नहीं है, तो ऐसे केस में क्या इफेक्ट आता है ट्रांजिस्टर पर? नंबर 1, ट्रांजिस्टर सही दक्षता पर कार्य नहीं करता, सही दक्षता पर कार्य नहीं करता। नंबर 2, आउटपुट सिग्नल में विघ्न पैदा करता है। अर्थात आउटपुट सिग्नल में डिस्टॉर्शन पैदा करता है। नंबर 3, ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं रहता। ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं रहता। नंबर 4, टेम्परेचर कंट्रोल न होने के कारण नहीं तो क्यू पॉइंट कांस्टेंट नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता। और नंबर 5, अगर हमारा क्यू पॉइंट कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसे केस में हमारा करंट गेन बीटा भी स्थिर नहीं रहता। क्योंकि करंट गेन बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB, कलेक्टर करंट बटे बेस करंट। तो ये हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि कलेक्टर करंट है वो कांस्टेंट नहीं है। तो सही बायसिंग से कि ये डिसएडवांटेज है जो मैंने आपको ये बताए। तो बायसिंग कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग। टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग। नंबर 1, फिक्स बायस अथवा बेस बायस। तो इसमें किस प्रकार से ये फिक्स बायसिंग है इसका चित्र बना लेते हैं। देखिए, ये
तो देखिए इसमें जब करंट फ्लो एमीटर से होती है तो एमीटर के साथ में कुछ भी रेजिस्टेंस वगैरह भी नहीं है और कलेक्टर करंट है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। इस प्रकार से ये फिक्स बायस कहलाती है। तो इसमें इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं? प्रॉपर्टीज, फिक्स बायस के प्रॉपर्टीज क्या है तो देखते हैं। नंबर 1, बीटा सेंसिटिविटी सही नहीं है, नॉट गुड। बीटा सेंसिटिविटी इसमें सही नहीं है। नंबर 2, टेम्परेचर के वेरिएशन से टेम्परेचर के वेरिएशन से इसमें क्या होता है कि बायस वोल्टेज और करंट गेन स्थिर नहीं रहते। नंबर 3, क्यू पॉइंट को स्थिर करना असंभव है, नॉट पॉसिबल। अर्थात क्यू पॉइंट को स्थिर करना, क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है तो क्यू पॉइंट कलेक्टर करंट है वो भी इसमें स्थिर नहीं रहेगी, और जब कलेक्टर करंट स्थिर नहीं रहेगी तो क्यू पॉइंट स्थिर करना आसान नहीं है। तो इसलिए इस बायस का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। फिर भी हम यहाँ देखेंगे कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं। इस बायस का उपयोग लीनियर एम्पलीफायर में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। लीनियर एम्पलीफायर में यूज नहीं करते इसका उपयोग लीनियर एम्पलीफायर में यूज नहीं करते। डिजिटल सर्किट में डिजिटल जो सर्किट होते हैं हमारे, उनमें इसका उपयोग कर लेते हैं, जिसमें कि ट्रांजिस्टर का यूज हम जो करते हैं वो एक एज ए स्विच की तरह अगर हम इसका यूज करते हैं डिजिटल सर्किट में तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है, अन्य में इसका उपयोग नहीं किया जाता। नंबर 2, सेल्फ बायस। सेल्फ बायस अथवा एमीटर बायस अथवा एमीटर फीडबैक बायस। फीडबैक बायस, तो इसमें हम चित्र बना लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि एमीटर के साथ एक RE रजिस्टर जोड़ा गया है, CE कैपेसिटर भी जोड़ा गया है जो स्टेबिलिटी देता है, और IC के कारण अर्थात जब कलेक्टर करंट बढ़ती है तो कलेक्टर करंट के बढ़ने से IE करंट भी बढ़ जाती है।
और एमीटर में करंट बढ़ जाती है तो एमीटर के साथ लगा ये रजिस्टर RE, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है, DC वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है इसमें। इसके ड्रॉप होने से कलेक्टर करंट घट जाती है और टेम्परेचर नहीं बढ़ता। कलेक्टर करंट कम हो जाती है। अब कलेक्टर करंट जब कम हो जाती है तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। जब टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है तो इसके कारण क्यू पॉइंट स्टेबल हो जाता है। स्टेबल हो जाता है तो इस प्रकार यह कार्य करती है। इसमें इसको हम एमीटर फीडबैक वाइस भी कहते हैं, एमीटर फीडबैक वाइस। तो एमीटर फीडबैक वाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि एमीटर इसमें कॉमन है इनपुट और आउटपुट के लिए, और RE जो रजिस्टर है वो इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल दोनों के लिए कॉमन है और यह एक फीडबैक की तरह कार्य करता है। तो इसमें IC इक्वल टू VCC माइनस VCE अपॉन RE प्लस RC। सैचुरेशन जो करंट है इसमें IC सैचुरेशन जो करंट है वो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं तो इस फॉर्मूले से करते हैं। लेकिन फिर भी इसमें इस बाइस को उपयोग नहीं लेते, क्योंकि RB रजिस्टर से RE रजिस्टर को हम अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा रखें तो इसमें बीटा कांस्टेंट रहेगा। तो इस वजह से क्या है, इसकी वैल्यू ज़्यादा रखना, बहुत अधिक वैल्यू रखना इसकी आसान नहीं है। तो क्योंकि फिर और भी इसमें इफेक्ट आते हैं, तो इस वजह से इस बाइस से भी बचना चाहिए और इस बाइस को अधिकांश उपयोग में नहीं लाया जाता। तो तीसरी बाइस है हमारी वोल्टेज डिवाइडर बाइस। तो इसमें हम देख लेते हैं तीसरे नंबर की हमारी वोल्टेज डिवाइडर बाइस, कलेक्टर टू बेस बाइस और यूनिवर्सल बाइस। तो इसका सर्किट तो जैसा कि हम इस सर्किट में देख रहे हैं, इसमें ये हमारी वोल्टेज डिवाइडर बाइस है, क्योंकि R1 और R2 दोनों रजिस्टर ये एमीटर को इस प्रकार से रखते हैं कि यह फॉरवर्ड बाइस पर रहे। तो एक डिवाइडर बनाते हैं ये, तो R1 R2 रजिस्टर, और इसलिए इसको वोल्टेज डिवाइडर बाइस भी कहते हैं, वोल्टेज डिवाइडर बाइस कहते हैं। तो इसमें टेम्परेचर भी कंट्रोल रहता है, क्योंकि RE रजिस्टर जैसे कि सेल्फ बाइस में बताया गया था, और कलेक्टर करंट इसमें कंट्रोल हो जाती है। कलेक्टर करंट कंट्रोल होने की वजह से टेम्परेचर इसका नहीं बढ़ता। टेम्परेचर के नहीं बढ़ने के कारण इसका जो क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, और क्यू पॉइंट स्थिर रहने से इसका बीटा कांस्टेंट रहता है। तो यह बाइस लीनियर सर्किट में, लीनियर सर्किट्स में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली बाइस है, और इसका उपयोग जैसे कि इसमें नाम से विदित है यूनिवर्सल बाइस। तो इसका यूनिवर्सल यानी सभी सर्किटों में इसका उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। तो ये जो बाइस है तीसरे नंबर की सबसे अधिक उपयोग में ली जाने वाली बाइस है। थैंक यू।